नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एनसीईआरटी के एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर मानव प्रजनन को बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो कभी सोचा है कि एक नई जिंदगी की कहानी आखिर शुरू होती कैसे है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम उस कमाल की यात्रा को देखेंगे जो सिर्फ एक अकेली कोशिका से शुरू होती है और एक पूरे इंसान के बनने पर जाकर खत्म होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़ें, हमें उस मूल प्रक्रिया को समझना होगा जो जीवन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाती है। और वो प्रक्रिया है प्रजनन। बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो प्रजनन प्रकृति का वो तरीका है जिससे वो ये पक्का करती है कि भाई जीवन चलता रहे, रुके नहीं। ये एक जरिया है जिससे कोई भी प्रजाति अपनी पहचान अगली पीढ़ी को सौंपती है। सोचिए, अगर ये ना हो तो कोई भी प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब देखिए, प्रजनन मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक होता है अलैंगिक प्रजनन। इसमें ना सिर्फ एक ही जनक की जरूरत होती है, जैसे अमीबा में होता है। और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन, जिसमें दो जनक, एक नर और एक मादा शामिल होते हैं। हमारा आज का ध्यान पूरी तरह से इंसानों में होने वाले लैंगिक प्रजनन पर ही रहेगा। ठीक है, तो इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं दो मुख्य पात्र हैं, नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। तो कहानी की शुरुआत करते हैं पहले पात्र से, यानी नर प्रजनन तंत्र से। देखते हैं कि ये जीवन को बनाने में अपनी क्या खास भूमिका निभाता है। तो नर प्रजनन तंत्र का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है वृषण। अब इसे समझने के लिए आप इसे एक कारखाने की तरह सोचिए, एक ऐसा कारखाना जहां शुक्राणु बनते हैं। और देखिए, जैसे किसी भी कारखाने को काम करने के लिए एक खास माहौल, एक सही तापमान चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही शुक्राणु बनाने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है, करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। और बस यही कारण है कि वृषण शरीर के बाहर एक थैली में होते हैं, जिसे अंडकोश कहते हैं। अच्छा, तो एक बार जब ये शुक्राणु इस कारखाने में बन जाते हैं तो उनकी एक लंबी यात्रा शुरू होती है। आप इसे एक सुव्यवस्थित हाईवे सिस्टम की तरह सोच सकते हैं। ये अपने कारखाने से निकलते हैं, फिर कई अलग अलग रास्तों और नलियों से गुजरते हैं, जहां ये धीरे धीरे परिपक्व होते हैं और आखिर में शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। है ना एक पूरा परिवहन तंत्र? पर इस लंबी और मुश्किल यात्रा में शुक्राणु अकेले नहीं होते। रास्ते में उनकी मदद करने के लिए कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। ये सब मिलकर एक खास तरल पदार्थ, जिसे वीर्य प्लाज्मा कहते हैं, बनाती हैं। आप इस प्लाज्मा को शुक्राणुओं का सपोर्ट क्रू या हेल्पर समझ सकते हैं। ये उन्हें पोषण देता है, ऊर्जा देता है और उनकी आगे की यात्रा को काफी आसान बना देता है। तो ये तो थी कहानी नर प्रजनन तंत्र की। चलिए अब कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी मादा प्रजनन तंत्र। ये वो खास जगह है जहाँ एक नई जिंदगी की नींव रखी जाती है, जहाँ वो पलता है और बड़ा होता है। मादा प्रजनन तंत्र के कुछ बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। सबसे पहले आते हैं अंडाशय, जहाँ हर महीने एक अंडा यानी अंडाणु बनता है। फिर आती हैं अंडवाहिनियाँ, ये वो ट्यूब्स हैं जहाँ शुक्राणु और अंडाणु की मुलाकात होती है। इसके बाद है गर्भाशय, वो खास घर जहाँ बच्चा पूरे 9 महीने तक विकसित होता है। और आखिर में योनि, जो गर्भाशय को बाहर से जोड़ती है और जन्म के समय रास्ते का काम करती है। अब ये जो गर्भाशय है ना, इसकी जो सबसे अंदरूनी दीवार होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं और ये बहुत ही खास होती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किसान हर महीने अपनी जमीन को, अपने खेत को एक नए बीज के लिए तैयार करता है, उसे नरम बनाता है, उसमें खाद डालता है। ठीक वैसे ही एंडोमेट्रियम हर महीने मोटी होकर एक नरम पोषक बिस्तर तैयार करती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई निषेचित अंडा आ जाए। तो अब तक हमने नर और मादा दोनों के प्रजनन तंत्रों को समझ लिया है। तो चलिए अब उस प्रक्रिया को देखते हैं जिससे वो खास कोशिकाएं बनती हैं जो नए जीवन की असली चाबी हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु। ये जो खास लैंगिक कोशिकाएं हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु, इन्हें मिलाकर कहते हैं युग्मक। और इनके बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं युग्मक जनन। अब ये पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती हैं। पुरुषों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन और महिलाओं में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन। नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है ना?
अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार और जरूरी अंतर है। जरा देखिए कि शुक्राणु और अंडाणु के बनने का तरीका एक दूसरे से कितना ज्यादा अलग है। एक तरफ है शुक्राणु जनन, जो लड़कों में यौवनारंभ में शुरू होता है और लगभग पूरी जिंदगी चलता रहता है, जिसमें हर रोज लाखों शुक्राणु बनते हैं। और दूसरी तरफ है अंडजनन, जो एक लड़की के जन्म लेने से भी पहले, जब वो अपनी माँ के गर्भ में होती है तभी शुरू हो जाता है, और ये हर महीने सिर्फ एक परिपक्व अंडाणु बनाता है। कितना बड़ा फर्क है ना। ठीक है, तो हमारी मुख्य कोशिकाएं यानी शुक्राणु और अंडाणु अब तैयार हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद शुरू होता है घटनाओं का एक सिलसिला, जिसकी शुरुआत होती है मासिक चक्र से। ये वो प्रक्रिया है जो हर महीने मादा शरीर को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करती है। तो ये जो मासिक धर्म चक्र है, ये औसतन 28 दिनों का होता है। आप इसे शरीर का मासिक कैलेंडर भी कह सकते हैं। महीने की शुरुआत में गर्भाशय की पुरानी परत टूटकर बाहर निकल जाती है। इसके बाद अंडाशय के अंदर एक अंडा परिपक्व होता है। फिर लगभग 14वें दिन वो परिपक्व अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है, और इसके बाद के दिनों में गर्भाशय की दीवार फिर से मोटी और मजबूत हो जाती है, ताकि अगर निषेचन हो तो वो भ्रूण का स्वागत कर सके। अब मान लीजिए कि अंडोत्सर्ग के समय शुक्राणु वहां मौजूद है, तो क्या होगा? एक शुक्राणु उस अंडाणु के साथ मिल जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। और बस यहीं से एक नई जिंदगी का अविश्वसनीय सफर शुरू होता है। वो एक कोशिका, जिसे अब हम युग्मनज कहते हैं, वो विभाजित होना शुरू कर देती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये विभाजित होते होते गर्भाशय की तरफ बढ़ती जाती है और अंत में गर्भाशय की उस नरम तैयार दीवार में जाकर धंस जाती है। इसी को आरोपण कहते हैं। और यही वो पल है जब गर्भावस्था की आधिकारिक शुरुआत होती है। आरोपण के सफल होते ही इस यात्रा का सबसे लंबा और सबसे जादुई चरण शुरू होता है, यानी अगले 9 महीनों का वो सफर जिसमें एक भ्रूण धीरे धीरे पूरे शिशु में बदल जाता है। तो जैसा मैंने कहा, आरोपण ही गर्भावस्था की, आप कह सकते हैं, आधिकारिक शुरुआत है। इस पूरे समय को गर्भावधि कहते हैं, जो इंसानों में करीब 9 महीने की होती है। और इन्हीं 9 महीनों में वो एक नन्ही सी कोशिका एक बेहद जटिल और खूबसूरत जीव का रूप ले लेती है। इन 9 महीनों को आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिन्हें हम तिमाही कहते हैं। पहली तिमाही बहुत नाजुक होती है। इसी में बच्चे का दिल धड़कना शुरू होता है, उसके हाथ पैर और ज़रूरी अंग बनने लगते हैं। दूसरी तिमाही में बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसकी पहली हलचल महसूस होने लगती है। और तीसरी तिमाही तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है और इस दुनिया में आने के लिए तैयार होता है। अब बात करते हैं प्रसव की, यानी बच्चे के जन्म की। ये प्रक्रिया भी कमाल की है। ये माँ और बच्चे के बीच एक तरह का संवाद है। जब बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो कुछ संकेत भेजता है। ये संकेत माँ के शरीर को बताते हैं कि मैं तैयार हूँ। इन संकेतों से माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, और यही हार्मोन गर्भाशय में मजबूत संकुचन पैदा करता है, जो बच्चे को जन्म देने के लिए जरूरी है। बच्चे के जन्म के साथ ही कहानी खत्म नहीं होती। जन्म के बाद माँ की स्तन ग्रंथियां दूध बनाना शुरू कर देती हैं, और जो शुरुआती कुछ दिनों का गाढ़ा पीला दूध होता है ना, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। सच पूछिए तो ये प्रकृति का दिया हुआ पहला टीका है। ये एंटीबॉडीज से भरपूर होता है, जो उस नन्हे से शिशु को बाहरी दुनिया की बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त ताकत देता है। तो सोचिए, एक अकेली कोशिका से शुरू हुआ ये सफर, और 9 महीने बाद एक पूरा जीता जागता इंसान। क्या जीवन की ये यात्रा वाकई में अविश्वसनीय नहीं है? ये हमें हर पल याद दिलाती है कि प्रकृति कितने कमाल के चमत्कार कर सकती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जीव विज्ञान पर ऐसी ही आसान प्रस्तुतियां आपको मिलती रहें।